सबसे पहले आते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पे। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बेसिकली याद रखो कि ये इसका हम यूज क्यों करते हैं। ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो है हम क्यों यूज करते हैं, इसका काम क्या है, ये कहाँ यूज होता है। सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर दो। तो देखो बेटा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट यूज है वो है आइडेंटिफिकेशन में, पर्सन के आइडेंटिफिकेशन में। सबसे पहला यूज है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए पर्सन। किसी भी आदमी को जब आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए ये जरूरी होता है। उसके लिए जरूरी नहीं होता है लेकिन उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि यूनिक होता है। जैसे आपका फिंगरप्रिंट यूनिक है ना, वैसे ही डीएनए जो है वो भी यूनिक होता है। हर इंडिविजुअल का डीएनए जो है यूनिक होता है। इस आइडेंटिफिकेशन की हमको जरूरत कब पड़ती है बेटा? जब भी कोई क्राइम सीन इन्वेस्टिगेट करना हो, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन में या पैटर्निटी डिस्प्यूट में, पैटर्निटी डिस्प्यूट में, ठीक है ना। कई बार बेबी को लेकर डिस्प्यूट हो जाता है कि इसका फादर कौन है, इसकी मदर कौन है, ठीक है ना। या कई बार हॉस्पिटल में भी चाइल्ड एक्सचेंज हो जाते हैं। अभी तो नहीं होता लेकिन पहले नर्सरी में बड़ी प्रॉब्लम थी, प्रॉपर टैगिंग होती नहीं थी, स्टाफ समझदार कई बार होते नहीं थे तो बच्चे एक्सचेंज हो जाते थे। तो ये पैटर्निटी डिस्प्यूट में, ठीक है, ये सारी चीजों में हम इसको यूज करते हैं। उसके अलावा डिटर्मिनेशन ऑफ, ये किसी को याद नहीं रहता लेकिन याद रखो बेटा, डिटर्मिनेशन ऑफ पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड डाइवर्सिटी, ये भी इसका यूज है। पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड डाइवर्सिटी, ये इस पॉइंट को याद रखना, एग्जाम में अगर आ गया तो इसी में कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड डाइवर्सिटी, ये सारे बेटा यूज हैं किसके? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के, ठीक। अब उसके बाद आते हैं बेटा कि क्वेश्चन है उठता है कि इसको हम करते कैसे हैं, इसमें करते हम कैसे हैं। तो एक्चुअल में याद रखो बेटा, मैं बताया था कि हर इंडिविजुअल का जो डीएनए है वो यूनिक होता है। यूनिक है मतलब, कहने का मतलब ये है कि हर इंडिविजुअल का डीएनए जो है अलग अलग होगा, है कि नहीं। हर इंडिविजुअल का जो डीएनए है वो अलग अलग होगा। तो आप जो उसकी यूनिकनेस है या जो उसमें जो डिफरेंस है उसी को आइडेंटिफाई कर रहे हो, तभी आप उसको समझ पहचान पाओगे। तो एक्चुअली याद रखो कि जो हमारे बॉडी में जो कंप्लीट जो जीनोम होता है या हैप्लॉइड डीएनए होता है वो 3.3 × 10⁹ बेस पेयर होता है। और याद रखो कि 99.9% डीएनए जो है वो सारे लोगों में एक जैसा ही है। मतलब सपोज पर मेरा डीएनए किसी भी रैंडम पर्सन से अगर कंपेयर करोगे तो 99.9% डीएनए जो है वो एक जैसा ही होगा, बिल्कुल भी अलग नहीं होगा। जो डिफरेंस होता है डीएनए में बेटा वो 0.1% होता है। जो डिफरेंस होता है बेटा वो कितना होता है? वो 0.1% होता है। तो 3.3 का अगर 0.1% लोगे तो 3.3 10⁹ 0.1 डिवाइडेड बाई 100, तो ये हो गया 3.3 × 10⁶, ठीक है, 3.3 × 10⁶। तो याद रखो बेटा कि सिर्फ ये जो डीएनए है ये डिफर करता है। ये जो है ना, यानी 33 मिलियन डीएनए जो है, 33 मिलियन न्यूक्लियोटाइड जो है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में डिफरेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन देखो 33 मिलियन भी बहुत ज्यादा नंबर है, ठीक है ना, इट्स ह्यूज नंबर। इतने बड़े डेटा को अगर कंपेयर करना रहे तो ये भी कंपेयर करना पॉसिबल तो है लेकिन बहुत टाइम टेकिंग काम हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आप एक एक न्यूक्लियोटाइड को कंपेयर करो कि यहाँ पर ए है इसकी जगह यहाँ टी आ गया, यहाँ पर सी है इसकी जगह जी आ गया, तो ये भी बड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है कि आप एक एक न्यूक्लियोटाइड को कंपेयर करें। क्योंकि इजी नहीं ना, बहुत माइनर टास्क है। आप आपको मैं थ्योरेटिकली पढ़ा रहा हूँ तो बड़ा इजी लगता है, ए टी जी जी सी सी, लेकिन अगर सपोज करो
वैसे मिलियंस ऑफ डेटा हो, मतलब वैसा सीक्वेंस लाखों करोड़ों के नंबर में हो, मिलियन बिलियंस ऑफ नंबर में हो, तो आप कैसे उसको आइडेंटिफाई करोगे? तो इसीलिए जो है ये डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की टेक्निक जो है ये सारे हर्डल्स को दूर करती है। सबसे पहले इस नंबर को कैसे दूर करते हैं, ये देखो ये अभी भी ये 33 मिलियन डेटा को कंपेयर करना है, इसको हम कैसे दूर करते हैं? एक्चुअल में क्या होता है कि जब भी किसी भी पर्सन के डीएनए को या ह्यूमन डीएनए को, अगर आप कंप्लीट डीएनए को अगर आप एनालाइज करोगे और उसको डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करोगे, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन डीएनए का सीजियम क्लोराइड में करते हैं, ठीक है ना? तो याद रखो बेटा, कभी भी अगर आप किसी भी ह्यूमन डीएनए को ऑब्टेन करके अगर उसको आप डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करोगे तो आपको डीएनए के दो पीक मिलेंगे, दो पीक मिलेंगे। ये क्या है बेटा, एक मेजर पीक मिलेगा, एक मेजर पीक मिलेगा, और दूसरा क्या होगा बेटा, एक माइनर पीक मिलेगा, ठीक है? यानी कहने का मतलब है कि डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करोगे तो डीएनए आपको दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक में जो होंगे मेजॉरिटी ऑफ द डीएनए जो है एक पूरे ढेर में चले जाएंगे, एक तरफ चले जाएंगे। उस मेजॉरिटी डीएनए जो मेजर पीक बना रहा है उसको हम बल्क डीएनए बोलते हैं। ये क्या है बेटा, ये बल्क डीएनए है। जो मेजर डीएनए जो है वो क्या बना लिया, बल्क में चला गया, ठीक है ना, वो एक साथ आ गया, ये बल्क डीएनए है। जो माइनर पीक जो बन रहा है ये जो होता है बेटा, ये रिपीटेटिव डीएनए होता है। ठीक है ना? तो ये कंसेप्ट आ रहा है समझ में कि हम उसको क्या कर रहे हैं? सबसे पहले जब भी आप डीएनए को सेंट्रीफ्यूज करोगे तो आपको क्या होता है, दो पीक मिलते हैं। एक जो है मेजर पीक मिल रहा है, ठीक है, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द डीएनए है, और दूसरा जो है बेटा माइनर पीक मिल रहा है बेटा, जिसमें जिसको रिपीटेटिव डीएनए बोलते हैं। याद रखो बेटा कि रिपीटेटिव डीएनए जो होता है वो हाईली पॉलीमॉर्फिक होता है। रिपीटेटिव डीएनए जो होता है वो हाईली पॉलीमॉर्फिक होता है। पॉलीमॉर्फिक मतलब कि इसमें काफी ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है, इसमें कम मिलेगा, इसमें भी वेरिएशन होता है, लेकिन जो काफी ज्यादा जो वेरिएशन देखने को मिलता है किसमें मिलता है बेटा, वो रिपीटेटिव डीएनए, इस वाले डीएनए में देखने को मिलता है। तब देखो बेटा मेजर डीएनए जो है 99% से ज्यादा डीएनए तो आपका बल्क डीएनए में चला गया, जो हार्डली 1% या उससे भी कम जो डीएनए बचा हुआ है वो रिपीटेटिव डीएनए में आ रहा है। अब हमारा काम आसान हो गया ना। अब हम क्या करते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सिर्फ इस रिपीटेटिव डीएनए में ही करते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है हम सिर्फ इस रिपीटेटिव डीएनए में करते हैं, क्योंकि देखो ये डीएनए क्या है, बाकी डीएनए से अलग और साथ ही साथ पॉलीमॉर्फिक भी है, यानी इसमें काफी ज्यादा वेरिएशन है, और वेरिएशन ही तो हम ढूंढने निकले हैं। हम क्या देख रहे हैं, वेरिएशन ही तो देख रहे हैं। हम सिर्फ इसी डीएनए को हम चेक करते हैं, इसी में हम सारा काम करते हैं, इसी में हम फिंगरप्रिंटिंग कर रहे हैं, ठीक है? अभी हम कैसे करते हैं, अब इसको देखना है। अब देखो बेटा ये जो रिपीटेटिव डीएनए होता है ना, ये रिपीटेटिव जो डीएनए है, ये दो रिपीटेटिव डीएनए का मतलब क्या है बेटा कि इसमें जो है ना एक ही टाइप के सीक्वेंस जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, जैसे ए टी जी सी ए जी सी, ये सपोज करो ये सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड का, ये सीक्वेंस है मेनी टाइम रिपीट हो गया है, ठीक है ना? ये थोड़ा सा लंबा लिख दिया हूं, लेकिन ऐसे भी हो सकता है कि दो ही है, एटी जो है बहुत बार रिपीट हो, या AGCT हो, ये भी बहुत बार रिपीट हो। तो कहने का मतलब ये कि रिपीटेटिव डीएनए का मतलब यह है उसमें न्यूक्लियोटाइड के कोई सीक्वेंस होते हैं, जैसे ये एक सीक्वेंस हो गया ATGGCC, एक बड़ा सा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 बेस पेयर का एक सीक्वेंस है, ये रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। या फिर दो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, यही रिपीट हो रहा है, या 4 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, यही रिपीट हो रहा है। तो रिपीटेटिव डीएनए का मतलब यही होता है कि जिसमें न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो है ना वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो है वो 1 न्यूक्लियोटाइड का भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, ठीक है ना? 100 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, लेकिन ये क्या हो रहे हैं बेटा,
ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है बेटा कि रिपीटेटिव डीएनए क्या होते हैं? रिपीटेटिव डीएनए समझ में आ रहे हैं बेटा? ठीक है। तो रिपीटेटिव डीएनए का मतलब ये होता है कि जिसमें न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। ये जो रिपीटेटिव डीएनए होते हैं, ये दो कैटेगरी में आप इनको डिवाइड कर सकते हो, इंटरस्पर्स्ड रिपीटेशन। इंटरस्पर्स्ड को तुम एकदम याद रखो कि ब्रोकन रिपीटेशन लिख लो, एकदम लेमन लैंग्वेज में, ब्रोकन। इंटरस्पर्स्ड में देखो, एक मैं सिंपल एग्जांपल से बता रहा हूँ बेटा। जैसे सपोज करो एटीजीसी रिपीट है, एटीजीसी रिपीट है, ये एटीजीसी रिपीट है, लेकिन इन दोनों के बीच में जो है एक जो है सीजी सेगमेंट आ गया, फिर इन दोनों के बीच में जो है ए सेगमेंट आ गया, फिर यहाँ क्या हो गया, एटीजीसी रिपीट हो गया। तो देखो ये एटीजीसी रिपीट तो हो रहा है, लेकिन रिपीटिशन के बीच बीच में क्या है बेटा, ब्रेक है, इंटरस्पर्स्ड है, कंटिन्यूअस नहीं है। ये क्या है, ये रिपीटिशन कंटिन्यूअस नहीं, उनके बीच बीच में कुछ और न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस भी आ जा रहे हैं, इंटरस्पर्स्ड रिपीटिशन है। तो हम इसको भी यूज नहीं करते डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए। ये इंटरस्पर्स्ड वाला पार्ट है, ये यूज नहीं होता है। इसको हम जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में रिपीटेटिव डीएनए का इस पार्ट हम यूज नहीं करते। दूसरे टाइप का जो रिपीटिशन होता है उसको हम बोलते हैं टैंडम रिपीट। टैंडम रिपीट दूसरे टाइप का डीएनए जो रिपीट होता है बेटा, वो रिपीट क्या है, वो टैंडम रिपीट है। टैंडम रिपीट का मतलब क्या है? टैंडम रिपीट का मतलब ये होता है कि वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक। ठीक है, जैसे इसमें क्या होगा, एटीजीसी, 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 एक तरह से कंटिन्यूअस है। ठीक है ना, ये पेयर में रिपीट हो, मतलब एक साथ रिपीट हो रहे हैं, इनके बीच में कुछ भी नहीं आ रहा है। तो जो टैंडम रिपीट जो है ना, टैंडम रिपीटिशन जो है, उसको हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में इसको हम यूज करते हैं। तो देखो, हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ रहे हैं बेटा, हमको इस एक पर्सन को आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई हम कैसे कर पाते हैं, उसका डीएनए यूनिक होता है, तो अब हमको उसको यूनिकनेस आइडेंटिफाई करनी है। तो यूनिकनेस आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमको रिपीटेटिव डीएनए सेगमेंट को अपने को लेना है, क्योंकि रिपीटेटिव डीएनए में सबसे ज्यादा पॉलीमॉर्फिज्म या सबसे ज्यादा वेरिएशन मिलता है, बल्क डीएनए हमको नहीं लेना। ठीक है ना। अब लेकिन रिपीटेटिव डीएनए जो होते हैं बेटा, वो दो टाइप के होते हैं, एक हो गया इंटरस्पर्स्ड हो गया, दूसरा टैंडम रिपीट हो गया। इंटरस्पर्स्ड में क्या है कि जो रिपीटिशन है वो ब्रोकन है, उसके बीच बीच में कुछ और सेगमेंट भी आ जा रहे हैं। लेकिन जो टैंडम रिपीट है वो कंटिन्यूअस है, वो ब्रोक नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके बीच में जो है, ये जो टैंडम रिपीट डीएनए है, हम इसको यूज करते हैं। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ बेटा यहां तक सारे बच्चों को कि टैंडम रिपीट क्या है? ठीक है, चलो अब इसके आगे चलते हैं बेटा। अब क्या होता है बेटा कि जो टैंडम रिपीट डीएनए है, टैंडम रिपीट डीएनए है, ये ये फर्दर दो टाइप में डिवाइडेड है। टैंडम रिपीट डीएनए है, ये फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड है। एक है शॉर्ट रिपीटिशन, ठीक है, अब दूसरा है लॉन्ग रिपीटिशन। शॉर्ट रिपीटिशन एंड लॉन्ग रिपीटिशन। अच्छा, एक चीज और याद रखना बेटा कि ये जो अभी आपको बताया हूं ना, कि जब भी डीएनए को आप सेपरेट करोगे तो आपको दो पीक मिलते हैं, एक लार्ज पीक और एक स्मॉल पीक। ये जो रिपीटेटिव डीएनए, इसको हम सैटेलाइट डीएनए भी बोलते हैं। रिपीटेटिव डीएनए जो है, इसको हम सैटेलाइट डीएनए भी बोलते हैं। ठीक है ना, रिपीटेटिव डीएनए इज आल्सो नोन एज सैटेलाइट डीएनए भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इस टर्म को याद रखना, रिपीटेटिव डीएनए जो है उसको हम सैटेलाइट डीएनए भी बोलते हैं। तो ये टैंडम रिपीट जो है बेटा, टैंडम रिपीट जो है उसको दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक है शॉर्ट रिपीटिंग, एक है शॉर्ट रिपीटिंग, और दूसरा लॉन्ग रिपीटिशन, लॉन्ग रिपीटिंग यूनिट। शॉर्ट टैंडम रिपीट एंड लॉन्ग टैंडम रिपीट, शॉर्ट टैंडम रिपीट एंड लॉन्ग टैंडम रिपीट। जो शॉर्ट टैंडम रिपीट होते हैं बेटा, इनमें रिपीटिशन यूनिट है, रिपीटिशन यूनिट जो है वो 1 to 60 बेस पेयर की बनी होती है। शॉर्ट टैंडम रिपीट जो है, इसमें क्या है बेटा, जैसे ये जो बनाया था ना, ये रिपीटिशन यूनिट है, ATGC।
जैसे सपोज करो बेटा ATGC जो है ये रिपीट हो रहा है, ये 1000 टाइम, 100 टाइम, 10,000 टाइम रिपीट हो रहा है। तो ये जो रिपीटिशन वाली जो यूनिट है, ये बेस की जो यूनिट है, ये बेस यूनिट की जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ है कितनी होती है? 1 to 60 होती है। अगर इस रिपीटिंग यूनिट की जो इस रिपीटिंग यूनिट में बेस पेयर का जो नंबर है 1 to 60 है, तो क्या होगा? शॉर्ट रिपीटिंग यूनिट होगा। अगर इस रिपीटिंग यूनिट में बेस पेयर का नंबर जो है मोर देन 60 होगा या रेदर देन मोर देन 100 होगा, हम मानते हैं, हम उसको बोलते हैं लॉन्ग रिपीटिंग यूनिट बोलते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? लॉन्ग रिपीटिंग यूनिट। जब भी हमको रिपीटेटिव डीएनए लेना है, तो रिपीटेटिव डीएनए में सबसे पहले इंटरस्पर्स डीएनए को हम यूज नहीं करते। दूसरी बात, टैंडम रिपीट वाले को यूज करते हैं। जो टैंडम रिपीट में एक है शॉर्ट टैंडम रिपीट है, दूसरा लॉन्ग टैंडम रिपीट है। तो लॉन्ग टैंडम रिपीट को भी हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज नहीं करते हैं। लॉन्ग टैंडम रिपीट को भी हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज नहीं करते हैं। क्या यूज होता है बेटा? ये शॉर्ट टैंडम रिपीट यूज होता है। शॉर्ट टैंडम रिपीट जो है ना, ये अगेन दो पार्ट में डिवाइड है। एक है माइक्रो सैटेलाइट, दूसरा है मिनी सैटेलाइट। एक है माइक्रो सैटेलाइट, दूसरा है मिनी सैटेलाइट। तो एक जो है शॉर्ट टैंडम रिपीट और दूसरा लॉन्ग टैंडम रिपीट। और शॉर्ट टैंडम रिपीट को फिर दो कैटेगरी में हम बांट ले रहे हैं, माइक्रो सैटेलाइट एंड मिनी सैटेलाइट। माइक्रो सैटेलाइट में रिपीटिशन यूनिट की लेंथ जो होती है 1 to 6 बेस पेयर होती है। माइक्रो सैटेलाइट में रिपीटिशन यूनिट जो है उसमें बेस पेयर का नंबर 1 to 6 होता है। मिनी सैटेलाइट में जो रिपीटिशन यूनिट के बेस पेयर का नंबर 11 to 60 बेस पेयर होता है। रिपीटिशन यूनिट जो है 11 to 60 बेस पेयर से बनी होती है, ये मिनी सैटेलाइट में रिपीटिशन यूनिट जो है वो 11 to 60 बेस पेयर की बनी होती है। अब देखो, याद रखो बेटा कि ये जो मिनी सैटेलाइट है इसको हम VNTR भी बोलते हैं। मिनी सैटेलाइट को हम क्या बोलते हैं बेटा? VNTR का फुल फॉर्म क्या है बेटा? वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट। वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट। वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट, ठीक है। तो एक्चुअल में जो वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट होता है, जो वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट है, ये टर्म हम क्यों यूज कर रहे हैं? एक्चुअल में क्या होता है बेटा कि जो मिनी सैटेलाइट रीजन है, उस रीजन में क्या होता है? तो वेरिएशन सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। जो पॉलीमॉर्फिज्म है, जो डीएनए में जो वेरिएशन है, वो सबसे ज्यादा किस रीजन में देखने को मिल रहा है? वो इसी मिनी सैटेलाइट रीजन में देखने को मिल रहा है। और इसमें भी बेटा जो वेरिएशन होता है, जैसे मैं आप इस तरह से समझो, जैसे ATGC, PCG, ATTA, ये सपोज करो एक मिनी सैटेलाइट रीजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हाँ 11 का हो गया, 11 बेस पेयर का बेटा ये एक मिनी सैटेलाइट रीजन है बेटा। 11 बेस पेयर का ये एक मिनी सैटेलाइट रीजन है, ठीक है। अब ये देखो, ये मिनी सैटेलाइट रीजन जो है, ये क्या होगा बेटा? सपोज करो किसी पर्सन में 100 टाइम रिपीट है, ठीक है। मिनी सैटेलाइट रीजन है, किसी पर्सन में 100 टाइम रिपीट है। अब मैं बोल रहा हूँ बेटा कि ये जो मिनी सैटेलाइट रीजन में वेरिएशन सबसे ज्यादा है, तो याद रखो वेरिएशन से मेरा मतलब ये है, ये जो बेसिक रिपीटिशन यूनिट है ये चेंज नहीं होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ये बेसिक रिपीटिशन यूनिट है, ये सारों में यही होगा, ATGC CGTA। लेकिन कहाँ वेरिएशन कहाँ होगा बेटा? नंबर ऑफ रिपीट में वेरिएशन होगा। वेरिएशन कहाँ होगा बेटा? नंबर ऑफ रिपीट में वेरिएशन होगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, आपको समझना है जो बेसिक रिपीटिशन यूनिट है, बेटा, उस बेसिक रिपीटिशन यूनिट में ऐसा नहीं कि किसी में C की जगह G आ गया, यहाँ T है वहां A आ गया, ऐसा नहीं होगा।
प्रॉब्लम क्या होगा, ये बेसिक रिपीटिशन यूनिट यही होगा, लेकिन हो सकता है कि ये रिपीटिशन यूनिट मेरे में 1000 टाइप रिपीट कर रहा है, किसी में 2000 टाइप होगा, किसी में 10 टाइप होगा, किसी में 100 टाइम रिपीट होगा। किसी में क्या होगा, रिपीटिशन जो है वो रिपीटिशन, नंबर ऑफ रिपीटिशन में वेरिएशन, ठीक है ना, नंबर ऑफ रिपीटिशन में वेरिएशन है। इसीलिए मिनी सैटेलाइट रीजन का हम क्या बोल रहे हैं, VNTR, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट। इसीलिए हम VNTR को क्या बोल रहे हैं बेटा, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट, ठीक है ना, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट। आया बेटा समझ में, इसका मतलब क्या हुआ, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट, ठीक है। आ रहा है क्लियरली समझ में बेटा, तो अभी तक मैं बोला हूं वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट, ठीक है। आ रहा है बेटा समझ में कि नहीं आप लोगों को, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ रिस्पॉन्स थोड़ा लेट आया, ठीक है, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट, ठीक है। देखो तो ये अगर समझ में आ गया तो उसके बाद तुमका इसके बाद कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहां तक समझ में आ गया है तो फिर आपको पूरी DNA फिंगरप्रिंटिंग एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो हम क्या कर रहे थे बेटा, हम रिपीटिटिव DNA में फिंगरप्रिंटिंग कर रहे हैं, रिपीटिटिव DNA, ठीक है ना। रिपीटिटिव DNA को टाइप ऑफ नाइट्रोजन बेस, यानी कि नाइट्रोजन बेस में GC ज्यादा है या AT पेयर ज्यादा है, एंड लेंथ ऑफ या लेंथ की जगह लिखो नंबर ऑफ बेस इन रिपीटिटिव यूनिट, एंड थर्ड चीज नंबर ऑफ रिपीटिशन। ये आपके एनसीईआरटी की बुक की तीनों लाइनें हैं, ये तीनों लाइनें हमको ध्यान रहनी चाहिए। ये आपके एनसीईआरटी की बुक की तीनों लाइनें हैं बेटा, और ये तीनों लाइनें हमको ध्यान रहनी चाहिए, ठीक है, ऐसे ही याद रखनी है हमको। क्या क्या है बेटा, कि जो रिपीटिटिव DNA है, जो आपको बल्क DNA के बाद जो छोटा सा सैटेलाइट DNA जो है, रिपीटिटिव DNA को सैटेलाइट DNA भी लिखते हैं, ये सैटेलाइट DNA है, ठीक है ना, ये सैटेलाइट DNA भी है, ठीक है। रिपीटिटिव DNA जो है वो सैटेलाइट DNA भी है। तो जो रिपीटिटिव DNA है बेटा, याद रखो कि जो रिपीटिटिव DNA है उसको टाइप ऑफ नाइट्रोजन बेस, कि जो रिपीटिटिव यूनिट में नाइट्रोजन बेस किस टाइप के, GC है कि AT टाइप के ज्यादा है। उसके अलावा नंबर ऑफ बेस इन रिपीटिटिव यूनिट, नंबर ऑफ बेस कितने हैं, 10 बेस पे रिपीट हो रहा है, 20 बेस पे रिपीट हो रहा है, 100 बेस पे रिपीट हो रहा है, इस बेसिस पर। और उसके अलावा नंबर ऑफ रिपीटिशन, जो रिपीटिटिव यूनिट है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, इस बेसिस पर बेसिकली हम उसको दो कैटेगरी में बांटते हैं, एक है माइक्रो सैटेलाइट, दूसरा है मिनी सैटेलाइट। माइक्रो सैटेलाइट एंड मिनी सैटेलाइट। याद रखो माइक्रो सैटेलाइट में CA बेस पेयर ज्यादा होते हैं, माइक्रो सैटेलाइट में CA वाले जो बेस पेयर हैं वो ज्यादा होते हैं, मिनी सैटेलाइट में GC बेस पेयर जो है वो ज्यादा होते हैं, मिनी सैटेलाइट में GC बेस पेयर ज्यादा होते हैं। दूसरी चीज मैं बोला बेटा कि जो मिनी सैटेलाइट होते हैं इसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉलीमॉर्फिज्म मिलता है, इसमें सब, इसी को हम DNA फिंगरप्रिंटिंग में यूज करते हैं, और मिनी सैटेलाइट को हम VNTR भी बोलते हैं। मिनी सैटेलाइट इज आल्सो नोन एज VNTR। उसके बाद तीसरी चीज मैंने जो बताई कि जो VNTR में ऐसा नहीं कि इसके नाइट्रोजन बेस में डिफरेंस है, जो रिपीटिंग यूनिट में ऐसा नहीं कि जो मेजर डिफरेंस ये नहीं है कि इसका बेस पेयर अलग हो गया है, ठीक है ना। VNTR में जो डिफरेंस आ रहा है वो ऐसा नहीं कि एडेनिन की जगह थाइमिन आ गया। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है बेटा, डिफरेंस कहाँ आ रहा है कि नंबर ऑफ रिपीटिशन में दिक्कत है, ठीक है ना। जैसे किसी पर्सन में जो है, किसी पर्सन में अगर ये VNTR जो है वो 100 टाइम रिपीट हो रहा है, किसी में क्या होगा 10 टाइम होगा, किसी में क्या होगा 1000 टाइम रिपीट, किसी में 150 टाइम रिपीट हो जाएगा। तो जिसमें 100 टाइम रिपीट हो रहा है उसमें इस VNTR की लेंथ क्या होगी, सपोज करो
इतनी बड़ी आ गई। जिसमें 10 टाइम हुआ इसमें इतनी बड़ी आ गई। जिसमें 1000 टाइप हो रहा है वो उसमें इस VNTR की लेंथ क्या होगी, इतनी मिल जाएगी। इसमें 150 टाइम हो रहा है उसमें कुछ इतनी बड़ी मिलेगी। आ रही बात समझ में? ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि हमको जो है, अब देखो कितना टीडियस काम होता अगर आपको जो है एक एक बेस सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड को आइडेंटिफाई करना होता। इसमें ए अलग है, यहाँ पर इसमें टी आ गया, कितना डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन उसकी जगह हमने क्या किया, हमने देखा कि जो रिपीटिटिव यूनिट है उसके रिपीटिशन में ही डिफरेंस है, ठीक है ना। कहीं 10 टाइम रिपीट हो रहा है, कहीं 100 टाइम रिपीट हो रहा है। क्योंकि रिपीटिशन में डिफरेंस है उस वजह से क्या होगा बेटा कि इसकी जो VNTR की जो वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट या जो मिनी सैटेलाइट रीजन है, इसमें क्या होगा, उसकी लेंथ में डिफरेंस हो जाएगा। तो सिंपली आप क्या करो, उसकी लंबाई लेंथ को मेजर कर लो। और ये जो लेंथ है हर पर्सन के लिए यूनिक होती है। VNTR की जो लेंथ है ये हर पर्सन के लिए यूनिक होती है। बस इस लेंथ को आपको देख लेना, इसको मैच करा लेना है, ठीक है ना। जैसे आपको कोई DNA का सैंपल मिला और उसको आपको डाउट है कि ये पर्सन ए का है या पर्सन बी का है, तो आप क्या करोगे, उस DNA सैंपल का VNTR का पिक्चर निकाल लोगे, उसकी लेंथ का एक फोटो बना लोगे और उस फोटो को A और B से कंपेयर करवा लोगे। उस कंपेरिजन से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, उस कंपेरिजन से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये जो है ये जो है कि ये जो आपका जो DNA जो है वो किसका है। तो ये है इसका बेसिक कंसेप्ट। अब इसके आगे हम थोड़ी सी और चीजें एक्सप्लोर करेंगे। अब इसमें हम आगे की चीजें देखते हैं। तो DNA फिंगरप्रिंटिंग का जो बेसिक है बेटा वो है पॉलीमॉर्फिज्म इन DNA स्पेशली एट मिनी सैटेलाइट रीजन आर VNTR रीजन। तो तुम इसको लिख लो, बेसिस ऑफ DNA फिंगर प्रिंटिंग इज डिटेक्शन ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म को ब्रैकेट में लिखो, वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल। जीन के लेवल पे जो वेरिएशन होता है, वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल, तो हम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। तो बेसिस ऑफ लिखना, बेसिस ऑफ DNA प्रिंटिंग इज डिटेक्शन ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म एट, पॉलीमॉर्फिज्म के लिए हम टर्म, इसको पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल इन मिनी सैटेलाइट और VNTR रीजन, और VNTR region, and this variation is present in term of number of repetition, number of repetition, not change in न्यूक्लियोटाइड। इसको लिख लो बेटा, ये क्या है, तुम्हारे कंसेप्ट एकदम क्लियर कर देगा, नॉट चेंज इन न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो देखो क्या है, बेसिस ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग इज डिटेक्शन ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल इन मिनी सैटेलाइट और VNTR रीजन, एंड दिस वेरिएशन इज प्रेजेंट इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ, खुद ही नहीं पढ़ पा रहा हूं, नंबर ऑफ रिपीटिशन नॉट चेंज इन न्यूक्लियोटाइड। ये जिसकी भी राइटिंग खराब है बेटा ना, वो 100% डॉक्टर बनेगा, ठीक है। एकदम ये लिख के ले लो, ठीक है, एकदम पहला क्राइटेरिया है। मजाक कर रहा हूँ, जिसकी राइटिंग अच्छी है, डॉक्टर्स में जितने टैलेंटेड लोग आपको मिलेंगे वो कहीं नहीं मिलते हैं, मतलब दे आर हाईली टैलेंटेड। पेंटर्स, राइटिंग बहुत अच्छी, डांसिंग सिंगिंग स्टाइल, मतलब हाईली टैलेंटेड लोग होते हैं, ठीक है। लेकिन ये बेटा बचपन में ही सुधारी जा सकती है, बड़े होने के बाद इसमें कोई चांस नहीं होता। तो इसको ये समझ में आ गया ना बेटा, मैं जो मैं लिखा हूँ, जो मतलब समझ रहे हो ना, ये इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये आपके लिए जरूरी है। अगर ये पॉइंट अगर याद रहेगा ना तो पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आ रहा है समझ में बेटा अभी तक जो बताया हूँ? इसके आगे चले आप, ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं।
ठीक है। तो याद रखो कि हमको VNTR रीजन में हमको वेरिएशन देखना है। तो अब देखो, अब जो जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो मेन जो बेसिस है बेटा, वो पॉलीमॉर्फिज्म। तो अब थोड़ी सी पॉलीमॉर्फिज्म पे बात करते हैं, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, ठीक है, इसको कंप्लीट करेंगे। तो जो पॉलीमॉर्फिज्म है, अभी मैं डिफाइन किया था बेटा कि जो पॉलीमॉर्फिज्म है वो एनी चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल, ठीक है ना, एनी चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल, या तुम इसको तरह से लिख लो कि इनहेरिटेबल म्यूटेशन ऑफ जीन, जीन नहीं लिखना चाहिए, डीएनए लिखो। तो पॉलीमॉर्फिज्म देखो, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा, इनहेरिटेबल। क्योंकि देखो कई बार क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म जो है आपको सोमेटिक सेल में भी मिल सकता है एंड जर्मिनल सेल में भी मिल सकता है। तो याद रखो, सोमेटिक सेल में जो म्यूटेशन होगा या जो चेंज होगा वो कभी भी ट्रांसफर नहीं होगा, वो कभी भी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में नहीं जाएगा। तो सोमेटिक डीएनए में चेंज जो है वो पॉलीमॉर्फिज्म नहीं है। वो किसका चेंज है बेटा, वो जर्मिनल सेल में जो चेंज होगा जो कि इनहेरिटेड हो रहा है, ठीक है ना। उसके अलावा दूसरा लाइन इसमें देख लो, इनहेरिटेबल म्यूटेशन ऑफ डीएनए, आगे चीजें लिखो, विच इज प्रेजेंट इन which is present at higher frequency in population, which is present at higher frequency in population। तो दूसरा क्राइटेरिया क्या होना चाहिए बेटा, एक तो इनहेरिटेबल होना चाहिए, दूसरा उसको हायर फ्रीक्वेंसी में पॉपुलेशन में प्रेजेंट होना चाहिए। तभी क्या है वो पॉलीमॉर्फिज्म के क्राइटेरिया में फिट बैठता है। ये याद रखना, इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं नीट में, ठीक है, कि ये इनहेरिटेबल होना चाहिए, दूसरा वो हायर फ्रीक्वेंसी में पॉपुलेशन में प्रेजेंट होना चाहिए। अगर ये चीजें नहीं है तो आप उसको कभी भी जो है उसको पॉलीमॉर्फिज्म के उसमें नहीं रखोगे, पॉलीमॉर्फिज्म नहीं है। उसके अलावा याद रखो बेटा कि जो पॉलीमॉर्फिज्म है वो मोस्ट ऑफ द टाइम नॉन कोडिंग डीएनए सीक्वेंस में होता है, नॉन कोडिंग डीएनए सीक्वेंस में होता है। ये कभी भी कोडिंग डीएनए सीक्वेंस में नहीं होगा। क्योंकि याद रखो बेटा, अगर पॉलीमॉर्फिज्म अगर कोडिंग डीएनए सीक्वेंस में हो गया, जो किसी इंपॉर्टेंट एंजाइम को या किसी इंपॉर्टेंट पार्ट को कोड कर रहा है, तो वो ऑर्गेनिज्म का सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, ठीक है ना, वो ऑर्गेनिज्म आगे सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर नॉन कोडिंग सीक्वेंस में है तो क्या वो कुछ प्रोटीन बना नहीं रहा है, कुछ भी चीजें एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, इससे कोई खास प्रॉब्लम नहीं होती है। तो पॉलीमॉर्फिज्म मोस्टली किसमें प्रेजेंट होता है बेटा, वो नॉन कोडिंग डीएनए सीक्वेंस में प्रेजेंट होता है। उसके अलावा ये जो पॉलीमॉर्फिज्म है, ये इवोल्यूशन एंड स्पेशिएशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सारे पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है ना। ये इवोल्यूशन एंड स्पेशिएशन, न्यू स्पीसीज फॉर्मेशन, उसमें जो है ये काफी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट रोल जो है ये प्ले करता है, ठीक है। तो जो पॉलीमॉर्फिज्म है, इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इवोल्यूशन एंड स्पेशिएशन, ठीक है ना। न्यू स्पीसीज फॉर्मेशन में ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है ये प्ले करता है, ठीक है। अब इसमें आते हैं बेटा, ये यहाँ तक आ गया, क्लियर है सारे लोगों को पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म में हम क्या क्या चीजें देख रहे हैं, कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं बेटा, अब इसमें हम आगे की चीजें देखते हैं। अब वो देखते हैं कि जो इसमें टर्म हम यूज करते हैं बेटा, एलेलिक सीक्वेंस वेरिएशन, इससे भी क्वेश्चन आया है। एलेलिक सीक्वेंस वेरिएशन, एलेलिक सीक्वेंस वेरिएशन। देखो, जो एलील क्या होते हैं, एक ही जीन के दो डिफरेंट फॉर्म, जैसे हाइट के लिए एक जीन ये है TNP, अगर इसका ये दूसरा हो गया, ठीक है,
या फिर एक और बना दो ये डी डी फॉर्म, ठीक है। तो एक ही जीन के जो डिफरेंट फॉर्म होते हैं, एक ही जीन के जो डिफरेंट फॉर्म होते हैं उनको हम एलिलिक बोलते हैं, ठीक है ना, उनको हम एलिलिक बोलते हैं। अब क्या होता है बेटा, सपोज करो कि कोई जीन है जिसका एलील जो है वो डीएनडी है, जिसका एलील जो है वो डीएनडी है। आपने देखा है कि कुछ जो स्पीसीज हैं, कुछ स्पीसीज में उसी जीन का जो दूसरा एलील जो है वो डीएनडी मिल रहा है, ठीक है ना। कुछ जो स्पीसीज हैं उसमें इसी जीन का जो है दूसरा एलील जो है वो डीएनडी मिल रहा है। ऑब्वियसली ये डीएनडी तो मैं उसका फिनोटिपिक फॉर्म लिख रहा हूँ, डीएनडी जो है उसका मैं फिनोटिपिक फॉर्म लिख रहा हूँ। अगर जीन के लेवल पे जाओगे तो अगर ये डी डी है तो हो सकता है इसका सीक्वेंस ए टी जी सी टी ए हो और इसका सीक्वेंस ए टी जी सी टी जी हो, है कि नहीं। तभी तो ये फिनोटिपिक जो फॉर्म है, जो जो उसका बाहर का जो मैनिफेस्टेशन, आउटर मैनिफेस्टेशन जो है वो थोड़ा सा अलग होगा। क्यों? क्योंकि उसको न्यूक्लियोटाइड में चेंज हो रहा है। तो देखो ये जीन है, ठीक है। इस जीन का जो एलेलिक फॉर्म एक था और दूसरा एलेलिक फॉर्म ये मिल गया। अब हमको ये बताना है कि ये जो इस जो एलील में जो वेरिएशन है इसको आप एलेलिक सीक्वेंस वेरिएशन तब बोलोगे, इस जो एलील में जो वेरिएशन है उसको एलेलिक सीक्वेंस वेरिएशन या इस एलील का दूसरा वेरिएंट आप तब बोलोगे जब जो है इस एलील की फ्रीक्वेंसी पॉपुलेशन में 0.01 हो। इस एलील की फ्रीक्वेंसी जो न्यू एलील जो बना, जो न्यू एलील बना, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी बेटा पॉपुलेशन में? जब 0.01 होगी। देखो ये जो 0.01 है ना, ये प्रोबेबिलिटी मॉडल पे है, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी में अगर 100% जो है, प्रोबेबिलिटी में जब हम 100% को 1 मानते हैं तो 0.01 कितना हो जाएगा? 0.01 मल्टीप्लाइड बाई 100 इक्वल टू 1%। तो एलिलिक सीक्वेंस वेरिएशन में, एलिलिक सीक्वेंस वेरिएशन जो है किसी जीन के एलील में वेरिएशन को हम तभी हम एलिलिक सीक्वेंस वेरिएशन बोलेंगे या उस एलील का पॉलीमॉर्फिज्म बोलेंगे जब उस जीन की फ्रीक्वेंसी या उस सीक्वेंस की फ्रीक्वेंसी जो है पॉपुलेशन में 1% हो। जब उस पॉपुलेशन में कितनी हो बेटा? 1% हो। या अगर प्रोबेबिलिटी मॉडल में लिखना हो तो 0.01 हो, या प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल में लिखना है तो 0.01 हो। तो इतनी चीजें हमको पॉलीमॉर्फिज्म में हमको ध्यान रखनी है। अब हम आते हैं बेटा, अब हम एक्चुअल प्रोसेस में आते हैं। अब जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के एक्चुअल प्रोसेस में अब हम लोग आ जाते हैं। ये था इसका बेसिक कंसेप्ट कि हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम क्या कर रहे हैं, डीएनए के पॉलीमॉर्फिज्म को हम डिटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन पॉलीमॉर्फिज्म हम कहाँ मिलेगा? रिपीटेटिव डीएनए। रिपीटेटिव डीएनए में भी हम कहाँ देखेंगे? मिनी सैटेलाइट में। मिनी सैटेलाइट में हम क्या देखेंगे? वीएनटी, मिनी सैटेलाइट या वीएनटीआर में भी हम एक एक न्यूक्लियोटाइड को नहीं देखेंगे, सीधे सीधे उस वीएनटीआर की लेंथ मेजर कर लेंगे, ठीक है ना। तो पॉलीमॉर्फिज्म जो है इंपॉर्टेंट चीज है किसके लिए? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए। तो हमने थोड़ा सा पॉलीमॉर्फिज्म को भी डिफाइन कर लिया। किस चीज को एक्सप्लेन करूं बेटा? किस चीज को एक्सप्लेन करूं? देख, मैं ये बोल रहा था कि जो एलील है ना, एलील के अगर डिफरेंट फॉर्म जो है, इसके दो फॉर्म है। अगर मान ले एक एलील है ए, इसका एक और दूसरा फॉर्म ए आ गया, ठीक है ना। एक ही एलील है, इसके दो फॉर्म मिल गए। इसको हम एलिलिक सीक्वेंस वेरिएशन तब बोलेंगे, एलिलिक सीक्वेंस वेरिएशन। ये टर्म हम तभी हम इस एलील के लिए यूज करेंगे जब इसका जो फ्रीक्वेंसी, इस एलील की फ्रीक्वेंसी पॉपुलेशन में 1% से ज्यादा होगी, या प्रोबेबिलिटी मॉडल में बोलो तो 0.01 से ज्यादा होगी, ठीक है। 0.01 से ज्यादा होगी, 0.01 से ज्यादा होगी, तब हम इसको क्या बोलेंगे बेटा? एलिलिक सीक्वेंस वेरिएशन। एलिलिक सीक्वेंस वेरिएशन। इसको एक बार थोड़ा सा खुद से एक बार थोड़ा सा सोचना बेटा, ठीक है। इसको एक बार सोचना। एक्चुअली बेटा इसको रूटीनली टच ही नहीं करते हैं, इसको लोग बच्चों के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन याद रखो, ये इस पे क्वेश्चंस आजकल आ रहे हैं। पहले नीट में नहीं पूछता था, लेकिन अभी क्या है, अब अब जो है सारी इजी चीजें पूछ डाला है, तब इन्हीं सब चीजों पे वो जा रहा है। बायोटेक अब काफी इंपॉर्टेंट हो गया है, ठीक है। बायोटेक अभी इंपॉर्टेंट हो गया है। तो अब हमने बात की डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब इसको हम एक्चुअल स्टेप्स हम कैसे करेंगे? अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हम कैसे करते हैं?
तो सबसे पहले क्या होता है बेटा कि डीएनए को आइसोलेट करना होता है। सबसे पहला स्टेप है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। तो आपकी बुक में क्या लिखा है? हाँ, यही स्टेप लिखा है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। आइसोलेशन ऑफ डीएनए, ब्लड, सीमेन, स्किन सेल, हेयर, सलाइवा। अब ये बताओ बेटा, इसमें से किससे किससे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हो सकती है और किससे नहीं हो सकती है? आंसर करो। ब्लड है, सीमेन है, स्किन सेल है, हेयर है और सलाइवा है। किससे कर सकते हैं और किससे नहीं कर सकते हैं? आंसर करो। यहाँ पे तुम लोग कहाँ गलती करोगे मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। ऐसा लग रहा है सारे से कर सकते हैं, लेकिन अगर एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन ऑल इंडिया में आएगा तो हेयर मार्क कर देना। हेयर जो है बेटा डेड टिश्यू है, ठीक है ना। हेयर फॉलिकल से हम कर पाते हैं। अगर कंप्लीट हेयर मिलेगा, हेयर को जो पूरा जड़ से अगर उखड़ा है, फॉलिकल से अगर उखड़ा है तभी होगा बेटा। अगर हेयर फॉलिकल हो तभी जो है आप उसमें डीएनए सीक्वेंसिंग कर पाओगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तभी आप कर पाओगे, ठीक है ना। तो सबसे पहला स्टेप होता है बेटा आइसोलेशन ऑफ डीएनए। तो आइसोलेशन इन सारे चीजों से, या बोन है, बोन टिश्यू भी है, बोन से भी जो है, या किसी भी ह्यूमन टिश्यू से जो है आप डीएनए ऑब्टेन कर सकते हो। तो सबसे पहला स्टेप हो गया आइसोलेशन ऑफ डीएनए। तो आइसोलेशन ऑफ डीएनए में हम क्या करते हैं बेटा कि जो भी सेल मिलती है उसमें सबसे पहले आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करना होता है। सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करना होता है। तो सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम किससे डिसॉल्व करते हैं? डिटर्जेंट, ठीक है ना। डिटर्जेंट से, सोप जो होते हैं ना उसी टाइप की चीजें होती हैं, जैसे बाइल साल्ट टाइप का चीज हो गया, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जितनी भी मेम्ब्रेन है सबको डिसॉल्व कर देगा। तो सबसे पहले आपने डिटर्जेंट से उसको डिसॉल्व कर लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं बेटा कि जो डीएनए होता है वो प्रोटीन एंड आरएनए से बाइंड करके रहता है। डीएनए जो है प्रोटीन एंड आरएनए से बाइंड करके रखता है। तो जो उसको हम प्रोटीएजेज एंड सेल को प्रोटीएजेज एंड आरएनए इनसे हम ट्रीट कर देते हैं। प्रोटीएजेज एंड आरएनए से ट्रीट करेंगे तो क्या होगा? डीएनए से प्रोटीन एंड आरएनए जो है वो सेपरेट हो गए। अब क्या करेंगे? जो भी सॉल्यूशन बचा, जो भी आपका सेल का जो पार्ट है उसमें चिल्ड एथेनॉल या एथिल अल्कोहल डाल दो। चिल्ड एथेनॉल या एथिल अल्कोहल डाल दोगे, इसमें क्या होगा? डीएनए जो है ना पूरा एक कॉटन बॉल टाइप से ऊपर आ जाएगा। कॉटन बॉल टाइप से ऊपर आ जाएगा, इसको आप आइसोलेट कर लो, ठीक है ना। आइसोलेट कर लोगे। ये आइसोलेशन ऑफ डीएनए में सारे स्टेप्स हैं। बायोटेक में ऐसे बताया भी होगा, बायोटेक में आपको पढ़ाया भी गया होगा, बायोटेक वाले ही सारे स्टेप, ठीक है। एक बार यहाँ रिवाइज करा दिए, ठीक है। ये हो गया आइसोलेशन ऑफ डीएनए, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या होता है बेटा, आपकी बुक में नहीं दिया है लेकिन ये डिपेंड करता है। सेकंड स्टेप इस बात पे डिपेंड करती है कि जो आपको डीएनए सैंपलिंग के लिए जो जो सैंपल मिला है, जहां से आप सैंपल निकाल रहे हो, वो सैंपल साइज कितना है। अगर आपको डीएनए के लिए जो सैंपल है बहुत थोड़ा सा मिला है, ठीक है ना, एक बिल्कुल एक छोटा सा ब्लड क्लॉट मिल गया है, ठीक है ना, एक हेयर का फॉलिकल मिला है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होता है? डीएनए को एम्पलीफाई करना होता है, ठीक है ना। डीएनए को एम्पलीफाई, क्योंकि एक एक हेयर से कितना डीएनए मिल जाएगा आपको, तो आप डीएनए को एम्पलीफाई करोगे। तो नेक्स्ट स्टेप में कई बार कब करते हैं, जब डीएनए सैंपल जो हमको मिला है वो बहुत छोटा हो, तो हमको डीएनए एम्पलीफिकेशन करना होगा। डीएनए एम्पलीफिकेशन ये हम करते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर से करते हैं, ठीक है ना। पीसीआर के स्टेप्स क्या क्या होते हैं? सबसे पहले डीएनए का हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करोगे। हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करने को हम बोलते हैं डीनेचुरेशन, ठीक है ना। ये करीब करीब 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। एग्जैक्ट अभी टेम्परेचर नहीं याद आ रहा है, लेकिन 90 से 94 है मेरे ख्याल से। डीनेचुरेशन है, ठीक है ना। इससे हम क्या करते हैं? सबसे पहले डीएनए के बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कर देते हैं। दूसरी स्टेप है एनिलिंग। एनिलिंग में क्या करेंगे कि जो इंडिविजुअल डीएनए मिले, जो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए मिले, उसको हम इसके कॉम्प्लीमेंट्री चेन से कपल्ड करा देते हैं, या प्राइमर थे।
ठीक है ना, प्राइमर से जो है इसको कपल्ड करा देते हैं, ठीक है, एनिलिंग है। ये करीब करीब 60 से 64 डिग्री टेम्परेचर पे होता है, 60 डिग्री के आसपास टेम्परेचर पे होता है, एनिलिंग है। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, इलॉन्गेशन है। थर्ड स्टेप इलॉन्गेशन है, जिसमें जो है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है नई डीएनए जो है वो बनाता है। और इलॉन्गेशन ये पूरी स्टेप को हम 30 टाइम रिपीट करते हैं। अगर आप 30 टाइम रिपीट करोगे तो मिलियंस ऑफ कॉपी ऑफ डीएनए मिल जाएगा। अब उस कॉपी से फिर जो है आप आगे जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है वो कर पाओगे, ठीक है ना। यहीं पर टैग एंजाइम यूज होता है बेटा, टैग हाई टेम्परेचर पे काम कर सकता है। बायोटेक अगर मैं लिया क्लास तो मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो चलो, तो नेक्स्ट स्टेप जो है बेटा डीएनए एम्प्लीफिकेशन। डीएनए एम्प्लीफिकेशन हम किससे कर रहे हैं, पीसीआर से कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो है बेटा थर्ड स्टेप है, उसके बाद जो है थर्ड स्टेप है। थर्ड में हम क्या करते हैं बेटा, जो है सेपरेशन ऑफ डीएनए, जो उसके बाद, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जो डीएनए का जो आया है इसके बहुत लंबा मॉलिक्यूल है बेटा, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है। इतने बड़े मॉलिक्यूल को एनालाइज करना बड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है ना, इट्स वेरी लेंथी मॉलिक्यूल। इस इतने बड़े मॉलिक्यूल को एनालाइज करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। तो डीएनए को हम क्या करते हैं, उसको फ्रेगमेंट में हम तोड़ देते हैं। हम क्या करते हैं कि डीएनए को हम तोड़ देते हैं, फ्रेगमेंट विस्टाम को आपकी बुक में लिखा है सेपरेशन ऑफ, नहीं जो दिया डाइजेशन ऑफ डीएनए, जो आपकी बुक में लिखा है वही टर्म यूज करो, डाइजेशन ऑफ डीएनए बाई एंडोन्यूक्लियस। एंडो है ना, याद रखना, एक्सो मत लगा देना। एग्जाम में क्वेश्चन सारे स्टेप में लिखा रहता है, सब बढ़िया लिखा होगा, डाइजेशन ऑफ डीएनए बाई एक्सोन्यूक्लियस कर देगा। तो डाइजेशन ऑफ डीएनए बाई एंडोन्यूक्लियेजेस, एंडोन्यूक्लियेजेस, ठीक है ना, न्यूक्लियेज एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है। उससे हम क्या करते हैं, इस लॉन्ग जो सेगमेंट है इसको एनालाइज करना मुश्किल है, इसको छोटे छोटे पीस में हमने ब्रेक कर लिया। ये थर्ड स्टेप है। फोर्थ स्टेप क्या है, ये जो छोटे छोटे सेगमेंट आपको मिल गए इनको अलग करना है। तो क्या होगा, सेपरेशन ऑफ डीएनए सेगमेंट बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। सेपरेशन ऑफ डीएनए सेगमेंट बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें हम क्या करते हैं, एगरोज जेल लेते हैं। एगरोज जेल में हम क्या करते हैं बेटा, कि डीएनए को हमने यहां रख दिया, डीएनए के पीस को हमने यहां पर लगा दिया। अच्छा दिख नहीं रहा होगा, एक मिनट, इसको मैं इस तरफ बना देता हूँ, थोड़ा छोटा बना देता हूँ, ठीक है। ये दिख रहा है बेटा, क्लियर है कि नहीं है। ये एगरोज जेल में बेटा, ये पूरा एगरोज जेल है बेटा, ठीक है ना, एगरोज जेल है। इसमें हम क्या करते हैं, ऊपर की तरफ हमने डीएनए का पीस रख दिया, यहाँ पर डीएनए जो आपने सेगमेंट किया है, ये जो डाइजेस्टेड डीएनए उसको हमने यहाँ रख दिया। और क्या करेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज लगा के इलेक्ट्रोफोरेसिस कर देंगे। अब ऑब्वियसली क्या होगा बेटा, कि जो डीएनए के जो सेगमेंट हैं ये ऑन द बेसिस ऑफ जो जितना बड़ा सेगमेंट होगा उतना दूर जाएगा। ऑब्वियसली नेगेटिवली चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करना शुरू करेगा। जो डीएनए का सेगमेंट है, ये ब्रोकन डीएनए है, ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करना शुरू करेंगे। तो लेकिन याद रखो कि जो छोटे डीएनए के पीसेस हैं वो ज्यादा क्लोज आ जाएंगे, बड़े वाले जो है वो ऊपर रहेंगे। बड़े डीएनए के पीसेस जो है वो क्या रहेंगे, वो ऊपर की तरफ रहेंगे। इस तरह से आप क्या करोगे बेटा, ये डीएनए के पीसेस को जो है वो आप अलग अलग कर लो। ये एगरोज जेल हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या है बेटा, अब आपको एनालाइज करना है। अब ये जो आपको पीसेस मिल गए हैं ना, अब इसमें हमको एनालिसिस करना है, ठीक है। मतलब फोर्थ फिफ्थ स्टेप लिखो, एनालिसिस तो करना है, लेकिन याद रखो कि अभी डीएनए जो है एगरोज जेल पे है। डीएनए जो है क्या है बेटा, ये एगरोज जेल पे है। ये जो एगरोज जेल जो होता है ना, वो काफी डेलिकेट सब्सटेंस होता है, ये टूट जाता है। इसीलिए अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर हम ना एक नायलॉन या नाइट्रोसेलुलोज का एक पेपर लगा देते हैं। नायलॉन या नाइट्रोसेलुलोज का एक पेपर इसके ऊपर ऐसे रख दोगे, तो नायलॉन या नाइट्रोसेलुलोज का पेपर जब इसके ऊपर रखोगे तो पूरा का पूरा जो डीएनए है एगरोज जेल के साथ उस पेपर में आ जाएगा, उस पेपर में आ जाएगा। इसको हम बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं, ये फिफ्थ स्टेप है, इसको हम बोल रहे हैं ट्रांसफर
of DNA to nylon or nitrocellulose paper. नायलॉन या नाइट्रोसेलुलोज पेपर पर आप इसको ट्रांसफर कर लेते हैं और इसी स्टेप को हम बोलते हैं बेटा ब्लॉटिंग। इस स्टेप को हम बोलते हैं ब्लॉटिंग। याद रखो बेटा कि ये देखो इस ब्लॉटिंग में हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि डीएनए को ले रहे हैं, तो डीएनए के लिए जो ब्लॉटिंग होती है उसको हम सदर्न ब्लॉटिंग बोलते हैं। डीएनए को जब ब्लॉट करते हो तो क्या है, सदर्न ब्लॉटिंग है। अगर आप आरएनए को ब्लॉट करोगे तो नॉर्दर्न ब्लॉटिंग हो जाएगा। आरएनए को अगर इसी मेथड से लोगे तो क्या होगा, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। और इसी में अगर प्रोटीन को लोगे तो वो वेस्टर्न ब्लॉटिंग है। इसी टेक्निक से अगर प्रोटीन को ब्लॉट करोगे तो वो वेस्टर्न ब्लॉटिंग है। एलाइजा टेस्ट जो है, जो एचआईवी के केस में जो हम एलाइजा टेस्ट एंटीबॉडी जो हम डिटेक्ट करते हैं, एलाइजा टेस्ट बहुत सारी डिजीज में होता है। तो एलाइजा टेस्ट में मेनली हम क्या कर रहे हैं, एंटीबॉडीज है, एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के लिए वेस्टर्न ब्लॉटिंग, क्योंकि प्रोटीन है एंटीबॉडी। तो ये टर्म आपको याद रखना है, ब्लॉटिंग है। अगला स्टेप क्या है बेटा, वो है ब्लॉटिंग है। ठीक है। अब जो है आपने क्या किया, अच्छा एक चीज और याद रखना बेटा कि ब्लॉटिंग से पहले ही हम क्या करते हैं ना, कि यहाँ पर जो डीएनए का जो सेगमेंट आया है वो क्या होता है, वो डबल स्ट्रैंड होता है। ये डबल स्ट्रैंड होता है, ये डबल स्ट्रैंड है। एग्रेज जोल में जब इलेक्ट्रोफोरेसिस हुई है तो यहीं पर डीएनए की स्ट्रैंड क्या है, ये डबल स्ट्रैंड है। तो हम क्या करते हैं कि सैकरोज जेल में एल्कलाई डाल देते हैं। एल्कलाई डालने के बाद क्या होती है, डबल स्ट्रैंड जो सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट होगी, स्ट्रैंड जो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, इन दोनों के बीच का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा। तो इस डबल स्ट्रैंड को हम सिंगल स्ट्रैंड में हम कन्वर्ट कर देते हैं। डबल स्ट्रैंड से सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्शन है तो एल्कलाई के थ्रू हो रहा है। और अब इस सिंगल स्ट्रैंड डीएनए को हम क्या कर रहे हैं, उसको हम ब्लॉट करके हम जो है नाइट्रोसेलुलोज पेपर या नायलॉन के पेपर पर जो हम इसको ले रहे हैं। आया समझ में बेटा, ये आया स्टेप समझ में सारा अभी तक का, ब्लॉटिंग तक का? ठीक है। अब क्या होता है बेटा, अब आपने इसको ब्लॉट कर लिया। अब देखो इसको मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। अब ये नाइट्रोसेलुलोज पेपर है, सपोज करो, इस पर जो है ये डीएनए जो है वो आ गया। ये डीएनए जो है इस ऊपर आ गया। ठीक है ना। अभी मैं इसको एकदम करेक्ट नहीं बनाया हूँ, ठीक है ना, बस ये मान के चलो कि इस पर जो है नाइट्रोसेलुलोज पेपर के ऊपर अभी आ गया है। अब क्या है, अब आप इसको, ये जो डीएनए है इसमें से आपको वीएनटीआर रीजन आपको देखना है। अब आपको क्या देखना है बेटा, वीएनटीआर रीजन। इसमें मिनी सैटेलाइट देखना है। याद रखो बेटा कि टोटल हमारे पास 23 पेयर ऑफ डीएनए है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है या 46 क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम है। याद रखो बेटा कि हर क्रोमोसोम पर जो है वीएनटीआर रीजन होते हैं। 23 पेयर या 46 क्रोमोसोम जो है, हर क्रोमोसोम पर क्या होते हैं, वीएनटीआर रीजन होते हैं या मिनी सैटेलाइट रीजन होते हैं। तो हर क्रोमोसोम पे जो है वीएनटीआर रीजन को आप मैप कर लोगे, उसको आप मैप कर लोगे, पूरे 23 पेयर जो है उनको जो है आप मैप कर लोगे। ये फिर उस पर्सन की डीएनए प्रोफाइलिंग हो गई। तो इसको मैप हमको कैसे करना है, इसको आप देखोगे कैसे, वीएनटीआर की लेंथ आप कैसे पता करोगे। मैं आपको शुरू में ही बताया हूँ कि वीएनटीआर को जो हम मैप कर रहे हैं, इसका मतलब हम उसके न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को नहीं देख रहे हैं। हम क्या देख रहे हैं बेटा, उसमें हम ये देख रहे हैं कि उसका जो लेंथ जो है वीएनटीआर का वो कितना है। तो उसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे बेटा कि देखो ये वीएनटीआर है, ठीक है ना, या ये मिनी सैटेलाइट है, ये डीएनए का एक सेगमेंट है, हाईली रिपीटेटिव डीएनए का एक सेगमेंट है, इसी को हम वीएनटीआर बोल रहे हैं। ये सपोज करो वीएनटीआर है, ये 5' 3' है, ये हाईली रिपीटेटिव डीएनए का सेगमेंट है। तो हम क्या करेंगे बेटा, इससे हम एक ना इसके कॉम्प्लीमेंट्री पेयर को बाइंड कर देंगे। ये हाईली रिपीटेटिव डीएनए है, तो वैसा ही एक हम हाईली रिपीटेटिव डीएनए लिखेंगे जो एग्जैक्टली क्या हो, इसका कॉम्प्लीमेंट्री हो। जैसे अगर ये ATGC फिर अगेन ATGC है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या हो जाएगा, EACG TACG। ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हो गया 3' 5'। ये जो ओरिजिनल डीएनए है, ठीक है, जो कि वीएनटीआर है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। ये जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर जो है
इसको हम बोलते हैं VNTR प्रोब। ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, ये क्या बोलते हैं हम इसको, VNTR प्रोब। प्रोब मीन्स इंक्वायरी करना, ठीक है ना, प्रोब मीन्स इंक्वायरी करना। तो ये जो डीएनए सेगमेंट है ये किसकी इंक्वायरी कर रहा है, VNTR की इंक्वायरी कर रहा है, ठीक है ना, VNTR को इंक्वायर कर रहा है क्या, ऐसा कुछ सीक्वेंस है क्या, पता कर रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, VNTR प्रोब बोल रहे हैं। साथ ही साथ क्या होता है बेटा कि जो VNTR प्रोब होते हैं वो रेडियो लेबल्ड होते हैं, यानी कि ये क्या होते हैं, ये रेडियो एक्टिव होते हैं, उनमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अटैच होते हैं। तो क्या होगा, अब इससे आप क्या करोगे, VNTR प्रोब इससे आप अटैच कर दिए, इससे अटैच कर दिए, इससे अटैच कर दिए, यहाँ अटैच हो गया, यहाँ अटैच हो गया, यहाँ अटैच हो गया, यहाँ अटैच हो गया, ठीक है। तो अगला स्टेप जो हम कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ अगला स्टेप जो है वो है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन of VNTR with radio labeled VNTR probe, ठीक है। इससे ऑब्वियसली हाइब्रिड बन गया, ये मेन है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, तो क्या हो गया, हाइब्रिड पेयर बन रहे हैं। तो क्या है, अगला स्टेप जो है वो हाइब्रिडाइजेशन है, अगला स्टेप क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन है। अब क्या है बेटा, ये VNTR तो रेडियो एक्टिव है, अब क्या करोगे, इस रेडियो एक्टिव वाले VNTR को अब सिंपल एक्सपोज कर दोगे, एक्सरे फिल्म से एक्सपोज कर दोगे, ठीक है, इसको एक्सरे फिल्म से एक्सपोज कर दोगे। अब इसके ऊपर क्या करोगे, ये जो पूरा VNTR प्रोब है उसके ऊपर क्या कर दोगे, इसके ऊपर पूरी एक एक्सरे फिल्म ऐसे रख दोगे। अब एक्सरे फिल्म जैसे ही आपने इसके ऊपर रखा तो क्या होगा, जहां से रेडियो एक्टिविटी आ रही है, जहां पर ये डीएनए ने बाइंड करके रखा है वहां से रेडियो एक्टिविटी आ रही है, तो आपको एक एक्सरे फिल्म में कुछ इस तरह का पैटर्न मिल जाएगा, ये पैटर्न मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं डिटेक्शन ऑफ VNTR, डिटेक्शन ऑफ VNTR बाई ऑटो रेडियोग्राफी, डिटेक्शन ऑफ VNTR बाई ऑटो रेडियोग्राफी, डिटेक्शन ऑफ VNTR बाई ऑटो रेडियोग्राफी, ठीक है। बेटा जो VNTR प्रोब जो बोल रहे हैं ना बेटा, VNTR कुछ नहीं है, मिनी सैटेलाइट है, डीएनए का एक सेगमेंट है। तो अगर डीएनए का अगर एक सेगमेंट है बेटा, जैसे मान लो अगर मैं बोलूं ATGC, ये डीएनए का एक सेगमेंट है, तो इसका एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी होगा, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या होगा, PACG। तो जो मिनी सैटेलाइट का जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, मिनी सैटेलाइट का जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है उसको हम बोलते हैं VNTR प्रोब, क्योंकि ये क्या होगा, VNTR को डिटेक्ट करने का काम आ रहा है, VNTR प्रोब। मिनी सैटेलाइट या VNTR का जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है उसको हम VNTR प्रोब बोल रहे हैं। और साथ ही साथ क्या कर रहे हैं बेटा, इसमें हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अटैच कर दे रहे हैं, ठीक है, इससे हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अटैच कर दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप इससे डिटेक्ट कर लोगे, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आप कर दे रहे हो। देखो स्टेप्स को फिर से एक बार लिख लो तुम लोग, सारे सीक्वेंस में एक बार पूरे स्टेप्स को एक बार फिर से लिख लो। सबसे पहला स्टेप है आइसोलेशन, दूसरा स्टेप है एम्प्लीफिकेशन, थर्ड स्टेप है डाइजेशन, ठीक है, डाइजेशन में ही सर, डाइजेशन में अगले हैं। फोर्थ स्टेप है वह सेपरेशन बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है, और यहीं पर जो है सिंगल स्ट्रैंड डीएनए हम बनाते हैं बाय यूजिंग एल्केलाइट। फिफ्थ स्टेप है सदर्न ब्लॉटिंग, ब्लॉटिंग की जगह पूरा सदर्न ब्लॉटिंग लिखो, सदर्न ब्लॉटिंग। सिक्स्थ स्टेप है हाइब्रिडाइजेशन,
हाइब्रिडाइजेशन। सेवंथ स्टेप है डिटेक्शन बाई ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी, डिटेक्शन बाई ऑटो रेडियोग्राफी, ये टोटल 7 स्टेप्स हैं बेटा। ये 7 स्टेप हैं जो कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के आपको याद रखने हैं, और इस पे इसी सीक्वेंस में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। एक तरह से बायोटेक वाले ही स्टेप हैं, तो ऐसा बहुत अलग नहीं है, ठीक है, बायोटेक के स्टेप्स हैं। अब देखो उसका एक एग्जांपल देख लो। इसका एग्जांपल कुछ इस तरह से समझो कि सपोज करो बेटा किसी क्राइम सीन पे जो है आपको एक डीएनए सैंपल मिल गया है। डीएनए सैंपल मतलब कोई टिश्यू मिला है, और आप जो है उसको सस्पेक्ट कर रहे हो कि ये जो है क्रिमिनल का है, जो भी क्राइम किया है उसका है, ठीक है ना। कहीं थेफ्ट हुई है, मर्डर हुआ है, कोई भी चीज हुई है, उसका जो है सैंपल आपको मिला, ब्लड सैंपल मिला, एक ब्लड क्लॉट मिला, और यहाँ से आपने डीएनए ऑब्टेन कर लिया है। और आपके पास 2 सस्पेक्ट हैं, रमेश एंड सुरेश। या रमेश सुरेश की जगह ए और बी कर दो, ठीक है। ए और बी 2 सस्पेक्ट हैं, ए एंड बी, ठीक है ना। ये ए एंड बी जो 2 सस्पेक्ट हैं, अब आपको देखना है कि ये डीएनए सैंपल इनमें से किससे मैच कर रहा है। तो सबसे पहले क्या करोगे बेटा, इस डीएनए की एक फिंगरप्रिंट निकाल लोगे, इस डीएनए को आइसोलेट करोगे, फिर ब्लॉट करोगे। ब्लॉट करने के बाद आप क्या करते हो बेटा, इसका ऑटो रेडियोग्राफी में पूरा जो है आपने इसकी सीक्वेंसिंग कर दी। देखो डीएनए में तो बेटा टोटल 23 पेयर होंगे, लेकिन अभी आपको समझाने के लिए सिर्फ मैं 3 पेयर ले रहा हूँ। एक क्रोमोसोम 1 लेता हूँ बेटा, तो क्रोमोसोम 1 है। दूसरा मैं ले रहा हूँ बेटा क्रोमोसोम 7 ले रहा हूँ। थर्ड ले रहा हूँ बेटा क्रोमोसोम 16 ले रहा हूँ, ठीक है। ये क्रोमोसोम 1 है, ये क्रोमोसोम 7 है, ये क्रोमोसोम 16। चाहो तो तुम पूरे 23 पेयर लिख सकते हो, लेकिन आपको समझाने के लिए सिर्फ मैं 3 पेयर ही ले रहा हूँ, ठीक है। अब मैं बताया था बेटा कि हर क्रोमोसोम में जो है बेटा क्या होगा, एक जो है मैटरनल क्रोमोसोम होगा। ये मैटरनल, ये पैटर्नल है। ये मैटरनल है, ये हर पैटर्नल, ये मैटरनल है, ये पैटर्नल, ठीक है ना। और हर क्रोमोसोम में क्या होगा बेटा कि VNTR रीजन होगा, ठीक है, VNTR रीजन होगा। तो सपोज करो बेटा ये जो मैटरनल क्रोमोसोम 1 है, इसमें जो VNTR रीजन जो है वो 10 टाइम रिपीट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये पूरे 10 रिपीट हो गए, ठीक है। पैटर्नल में यही रिपीटिशन जो है वो 15 टाइम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। मैटरनल में ये अगेन 7 में जो है रिपीट जो 4 टाइम है। क्या पैटर्नल में 5 टाइम है, 1 2 3 4 5। मैटरनल में 2 टाइम, पैटर्नल में ये 6 टाइम, 2 3 4 5 6। तो ये VNTR रिपीट आपको दिख रहे हैं, ये VNTR रिपीट जो है ये आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब क्या करोगे बेटा कि अब जो है ये जो है इसकी ऑटो रेडियोग्राफिक बना के इसका एक डीएनए फिंगरप्रिंट निकाल लोगे। तो ये जो VNTR रीजन है इसकी फोटो जो है, इसकी फिल्म जो है आप एक बना लोगे, ठीक है। तो आप लिख लो कि नंबर ऑफ टेंडम रिपीट जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये मान के चलो यहाँ पर बेटा 15 आ रहा है। ये एनसीईआरटी के बुक में देखना, ये जो बनाया हूं ना, ये जो नंबर लिखा हूं, ये नंबर ऑफ टेंडम रिपीट है, VNTR के रिपीट है, कितनी बार रिपीट हो रहे हैं। तो देखो ये वाला जो था ये 10 टाइम रिपीट हो रहा था, ये ठीक है, ये 10 टाइम रिपीट हो रहा था। तो क्या होगा, ये सीक्वेंस जो है आपको यहाँ मिलेगा। ये सीक्वेंस जो है आपको मैं अलग कलर से बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये 10 टाइम रिपीट में जाएगा। ये पैटर्न 15 टाइम रिपीट हो रहा था, तो ये 15 टाइम वाले रीजन में चला जाएगा। ये 15 टाइम रीजन में चला गया। ये आपका 4 टाइम रिपीट हुआ था, तो ये 4 टाइम में जाएगा। ये 4 टाइम रिपीट कहाँ है, यहाँ पर है।
ये 4 टाइम रिपीट में चला गया है, इसका फिर इस तरह से बनेगा। ये आपका 1 2 3 4 5, ये 5 है, ये 5 में जाएगा, तो 5 में मैं व्हाइट कलर से बना देता हूँ, ये 5 में चला गया। इसका देखो 2 है एंड 6 है, 2 एंड 6 है। 2 को जो है हम यहाँ 2 वाले रीजन में आएगा, ये 2 वाले रीजन में आ गया। और ये क्या है बेटा, ये 6 है, ये 6 रीजन में इसको बना दो, ये 6 में जाएगा। ये क्या हो गया, 6 कलर में चला गया। आ रहा है कंसेप्ट समझ में? सारे बच्चों को आ रहा है बेटा समझ में कंसेप्ट कि क्या हो रहा है? हमने क्या किया कि सबसे पहले डीएनए जो लिया है, क्राइम सीन से जो डीएनए लिया है, उसका हमने फिंगरप्रिंट जनरेट कर लिया, ठीक है ना। ये फिंगरप्रिंट है, देखो ये लेंथ के अकॉर्डिंगली जो है, लेंथ के अकॉर्डिंगली हमने क्या किया बेटा, एक फिंगरप्रिंट जनरेट कर लिया, ठीक है ना, जो क्राइम सीन का डीएनए। अब क्या करेंगे, जो ए और बी जो पर्सन है, उनके डीएनए का हम फिंगरप्रिंट बनाएंगे। जो पर्सन ए है और पर्सन बी है, उनके डीएनए का फिंगरप्रिंट बनाएंगे। तो यहाँ लिखो ए, यहाँ लिखो बी, ठीक है। सेम, अभी सेम कोई कंपेयर करें इनके 1 से 116 क्रोमोसोम को हम कंपेयर करके देखते हैं। तो देखो ए का जो है, ये देखो, ये अब आपको फिंगरप्रिंट मिल गया बेटा। ये ये आपको क्राइम सीन से मिला है, और वो ए और बी के सस्पेक्ट के आपको फिंगरप्रिंट है। तब आप कंपेयर करो बेटा, कि इन दोनों में अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको क्लियर कट समझ में आ रहा है कि सस्पेक्ट कौन सा है। सस्पेक्ट कौन सा होगा इसमें, अगर इन दोनों फिंगरप्रिंट को अगर आप देखोगे तो किसके डीएनए जो है मैच कर रहे हैं क्राइम सीन से, ए के। वेरी गुड, ए के डीएनए जो है एग्जैक्टली क्राइम सीन के जो डीएनए मिले हैं उससे मैच कर रहे हैं। तो ए जो है वो क्रिमिनल है, ठीक है, डी जो है वो उसने नहीं किया है क्राइम। तो ये जो है हम इसको इस तरह से हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं, ये जो है, ठीक है। उसके अलावा कुछ फोटोग्राफ्स आपको दिखाना चाहूंगा इसमें, कुछ मैं आपको दिखाता हूँ फोटोग्राफ्स। ये अब देखो बेटा, क्राइम सीन से आपको एक डीएनए मिला है, इसमें सस्पेक्ट 1 2 3 सस्पेक्ट है। अब इसमें देखो क्लियरली जो है आपको समझ में आ रहा है, ये जो क्राइम सीन का जो डीएनए है एग्जैक्टली जो है सस्पेक्ट 2 से मैच कर रहा है, एग्जैक्टली जो है ये सस्पेक्ट 2 से मैच कर रहा है। सस्पेक्ट 2 जो है वो क्रिमिनल होगा। दूसरा मैं शेयर कर रहा हूँ फिर आपको, दूसरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हाँ, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक का डायग्राम है बेटा, एनसीईआरटी की बुक का डायग्राम है, लेकिन इससे अलावा जो मैं आपको जो दिखाना चाह रहा हूँ, 1 मिनट। ये आपको दिखाना है। ये देखो, इसमें बेटा पैटर्निटी डिस्प्यूट में हम क्या करते हैं, आपको याद रखना है कि ये एक बच्चे का डीएनए है, ठीक है ना। अब इसमें से याद रखो, इसका जो डीएनए है, हाफ ऑफ द डीएनए क्या होगा, वो मदर से आएगा, और हाफ ऑफ द डीएनए जो है वो फादर से आएगा। तो देखो जो इसका जो ये अपर डीएनए में से ये जो एक पार्ट है मदर से एग्जैक्टली मैच कर रहा है, ये दूसरा पार्ट मदर से एग्जैक्टली मैच कर रहा है, ये थर्ड वाला सेगमेंट है मदर से एग्जैक्टली मैच कर रहा है। तो ये क्लियर तो हो गया कि ये जो बेबी है इसकी मदर ये है। अब
क्वेश्चन उठता है कि दोनों में से फादर कौन है, डैड 1 डैड 2। इसमें आपको ध्यान देना है कि जो देखो अगर इसका डीएनए अगर आप कंपेयर करोगे इस बच्चे का, ये डैड 1 डैड 2 से जो है ये एग्जैक्टली मैच हो रहा है, सॉरी डैड 1 से मैच हो रहा है, 1 से जो इसका डीएनए जो है वो एग्जैक्टली मैच हो रहा है, मदर का है और डैड। ये जो इस तरह से पैटर्निटी डिस्प्यूट में इसको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को हम पैटर्निटी डिस्प्यूट में हम इसको यूज करते हैं। तो ये बेटा आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हो गया, ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हो गया।